नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 जारी किया। एडीआर के अनुसार लगभग 36% राज्यसभा उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने के बारे में सूचित किया है। प्रधानमंत्री ने सहकारी क्षेत्र के लिए नई पहलों की शुरुआत की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद के साथ निर्णायक लड़ाई शीर्षक से एक बुकलेट जारी की। यूनिसेफ ने रोल ऑफ सोशल मीडिया इन फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। संयुक्त अरब अमीरात को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटाया गया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण HCES 2022-23 जारी किया। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण यानी HCES के तहत परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के पैटर्न के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है। ये हर 5 साल में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए सबसे पहले खबर की शुरुआत में HCES की उपयोगिता को समझते हैं। इसके तहत परिवारों की जनांकिकी से संबंधित जानकारी एकत्र की जाती है। ये जानकारी परिवारों के उपभोग और व्यय पैटर्न, जीवन स्तर तथा रहन सहन को समझने के लिए उपयोगी होती है। HCES डेटा सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, निर्धनता के स्तर तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जैसे विशेष आर्थिक संकेतकों की समीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। HCES साल 2022-23 से प्राप्त मुख्य डेटा पर एक नजर डालते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति औसत उपभोग व्यय MPCE बढ़कर क्रमशः 3,773 रुपए और 6,459 रुपए हो गया है। ये 2011-12 की तुलना में 2 गुने से अधिक हो गया है। MPCE ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के मामले में सिक्किम में सबसे अधिक है, जबकि छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। भारत में ग्रामीण परिवार अपने कुल उपयोग व्यय का 46% भोजन पर व्यय करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात केवल 39% है। चलिए आखिर में बात करते हैं NSSO के बारे में। NSSO का प्रमुख इसका महानिदेशक होता है। इसे अखिल भारतीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सैंपल सर्वे आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह बेरोजगारी, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण जैसे कई सामाजिक आर्थिक विषयों पर राष्ट्रव्यापी पारिवारिक सर्वेक्षण आयोजित करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO और NSSO शामिल हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत CSO एक संलग्न कार्यालय है, जबकि NSSO एक अधीनस्थ कार्यालय है। ADR के अनुसार लगभग 36% राज्यसभा उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने के बारे में सूचित किया है। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें इस महीने के अंत में होने वाले राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि तथा उनके वित्तीय, शिक्षा और अन्य विवरणों का विश्लेषण किया गया है। राजनीति का अपराधीकरण क्या है, सबसे पहले इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें आपराधीकरण छवि के लोग राजनीतिक दलों की सदस्यता लेकर चुनाव के माध्यम से विधायिका में प्रवेश कर जाते हैं। बाद में वे राजनीतिक प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली को प्रभावित करने के लिए आपराधिक तौर तरीकों का सहारा लेते हैं। भारत में राजनीति के अपराधीकरण की वर्तमान स्थिति की बात करें तो सितंबर 2023 की ADR रिपोर्ट के अनुसार 40% मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने के बारे में सूचित किया है। 25% मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ हत्या, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की है। राजनीति के अपराधीकरण के लिए उत्तरदायी कारण क्या है, इसे भी विस्तार से समझते हैं। राजनीतिक दलों में दल के भीतर लोकतंत्र का अभाव है। अपराधियों और राजनीतिक दलों के बीच साठगांठ देखी जाती है और मतदाता अपनी जाति, धर्म जैसे संकीर्ण मुद्दों के आधार पर मतदान करते हैं।
चलिए अब राजनीति के अपराधीकरण के प्रभाव को समझते हैं। ये लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रियाओं को कमजोर करता है। इसकी वजह से कानून तोड़ने वाला व्यक्ति कानून बनाने वाला व्यक्ति बन जाता है। ये शासन व्यवस्था और कानून के शासन को कमजोर करता है। ये युवाओं के लिए नकारात्मक छवि वाले रोल मॉडल तैयार करता है। राजनीति के अपराधीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिशों पर भी एक नजर डालते हैं। विधि आयोग ने अपनी 244वीं रिपोर्ट में कुछ प्रकार के अपराधों के मामले में आरोप तय किए जाने पर सांसदों या विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की थी। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 और इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 ने चुनाव में होने वाले खर्चे व राजनीति में काले धन के प्रवेश को रोकने के लिए चुनावों का वित्त पोषण सरकार द्वारा करने की सिफारिश की थी। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग NCRWC 2002 ने राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र सुनिश्चित करने हेतु राजनीतिक दलों को संस्थागत रूप देने तथा इसके लिए कानून बनाने की सिफारिश की थी। चलिए आखिर में राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ किए गए उपाय कौन से हैं, इस पर भी एक नजर डालते हैं। पहला, विधायी उपाय। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के प्रावधान के अनुसार कम से कम 2 साल की सजा पाए दोषी सांसदों या विधायकों को उनकी सजा पूरी होने के बाद से 6 साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं न्यायिक निर्णय की बात करें तो पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन 2018 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने का आदेश दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने सहकारी क्षेत्र के लिए नई पहलों की शुरुआत की। इन मुख्य पहलों में शामिल है सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए पायलट परियोजना। ये 11 राज्यों में 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी PACS तक विस्तारित होगी। परियोजना का लक्ष्य पैक्स गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत करना है। साथ ही खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD नाबार्ड द्वारा समर्थित है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इसका नेतृत्व करेगा। इसे कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना जैसी मौजूदा योजनाओं के बीच तालमेल के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इससे परियोजना में भाग लेने वाली पैक्स को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सब्सिडी और ब्याज छूट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। खबर की बेहतर समझ के लिए चलिए पैक्स के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ये ग्राम स्तरीय सहकारी ऋण समितियां हैं। ये राज्य सहकारी बैंकों के नेतृत्व वाली त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती है। पैक्स किसानों को अल्पावधि और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करती है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम कौन से हैं, इस पर भी एक नजर डालते हैं। केंद्र में एक अलग सहकारिता मंत्रालय गठित किया गया है। सहकार से समृद्धि योजना संचालित की जा रही है और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। इस अधिनियम के माध्यम से संविधान में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए भाग 9B सहकारी समितियां शामिल किया गया। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के रूप में भाग 4 में अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया है। अब पैक्स के विस्तार के बारे में जानते हैं। इस पहल के तहत प्रधानमंत्री गोदामों और कृषि से जुड़ी अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए देश भर में अतिरिक्त 500 पैक्स की आधारशिला भी रखेंगे। खेती को आधुनिक बनाने तथा लघु और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिए 18,000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। सहकारी समिति समान आवश्यकता वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ होता है जो साझे आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं। विश्व की 300 सबसे बड़ी सहकारी समितियों में भारत की 3 समितियां गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड और कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड शामिल हैं। चलिए अब रुख करते हैं आज की चौथी मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद के साथ निर्णायक लड़ाई शीर्षक से एक बुकलेट जारी की।
ये बुकलेट भारत में वामपंथी उग्रवाद यानी LWE की वर्तमान स्थिति का आकलन करती है। साथ ही LWE प्रभावित क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई बहुआयामी रणनीति को भी आकलित करती है। भारत में नक्सली विद्रोह की शुरुआत 1967 में हुई थी। ये विद्रोह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में शुरू किया गया था। वामपंथी उग्रवाद के बने रहने के कारण क्या है, सबसे पहले इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सामाजिक आर्थिक कारण, परंपरागत भूमि का अधिग्रहण किया जाना, जातिगत आधार पर सामाजिक बहिष्कार, शिक्षा व स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाओं तक अपर्याप्त पहुंच आदि। LWE रणनीतियां, सरकार के खिलाफ स्थानीय लोगों की शिकायतों को हथियार बनाना, स्थानीय समुदायों में वामपंथ की गहरी पैठ बनाना आदि। शासन व्यवस्था संबंधी मुद्दे, वन अधिकार अधिनियम और PESA अधिनियम का अप्रभावी कार्यान्वयन, समस्याओं से निपटने में सरकार की बिना सोच विचार वाली रणनीति, सलवा जुडूम जैसी रणनीति इसका एक उदाहरण है। वामपंथी उग्रवाद की वर्तमान स्थिति की बात करें तो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 2010 में 96 थी, जो 2022 में घटकर 45 हो गई है। 2010 की तुलना में साल 2022 में हिंसा की घटनाओं में 76% की कमी दर्ज की गई है और वामपंथी उग्रवाद से अधिक प्रभावित जिले 2021 में घटकर 25 रह गए थे। ये जिले वामपंथी उग्रवाद जनित हिंसा में लगभग 90% का योगदान देते थे। चलिए अब वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। 2015 में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को मंजूरी दी गई। इससे अभियान आधारित रणनीति SAMADHAN समाधान का विकास हुआ। इसमें स्मार्ट नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रेरणा और प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। चलिए अब समझते हैं सुरक्षा संबंधी उपाय के बारे में। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों के निर्माण की योजना, CRPF बटालियनों की पुनः तैनाती आदि। इसमें आक्रामक रणनीतियां भी शामिल थी, जैसे कि नक्सलियों को उलझाने के लिए संयुक्त अभियान, उनके वित्तीय स्रोत बंद करना, जांच के लिए NIA के भीतर अलग अलग वर्टिकल की स्थापना आदि। विकास संबंधी उपाय क्या है? सिविल एक्शन प्रोग्राम, सड़क कनेक्टिविटी परियोजना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, आकांक्षी जिला कार्यक्रम आदि चलाए जा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर की ओर। यूनिसेफ ने रोल ऑफ सोशल मीडिया इन फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषण और दुर्व्यवहार OCSEA से आशय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी माध्यमों के जरिए बच्चों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार या उनका लैंगिक शोषण करने से है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार भारत में अलग अलग सोशल मीडिया पर बाल लैंगिक शोषण संबंधी कंटेंट CSAM में 250 से 300% की वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ एक सवाल ये आता है कि सोशल मीडिया OCSEA को बढ़ावा कैसे देता है? ऐसा होने के काफी सारे कारण हैं, जैसे कि ऑनलाइन प्रीडेटर्स, अपराधी प्रवृत्ति के लोग बच्चों को ग्राफिक कंटेंट पोस्ट करने हेतु लुभाने और मजबूर करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। अश्लील कंटेंट तक पहुंच, बच्चे जानबूझकर या अनजाने में अश्लील कंटेंट तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कंटेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आसानी से उपलब्ध होते हैं। बाल लैंगिक शोषण वाले कंटेंट का बच्चों पर कैसा दुष्प्रभाव पड़ता है, चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। ये मस्तिष्क के विकास को बाधित करते हैं, साथ ही एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे मनोवैज्ञानिक तनाव का कारण भी बनते हैं। इसकी वजह से बच्चों में अजीब व्यवहार करने की आदत विकसित हो सकती है। इसकी वजह से बच्चों में कई तरह के संचारी और गैर संचारी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी बीमारियों में असुरक्षित लैंगिक संबंध की वजह से HIV का संक्रमण, हृदय रोग, अवांछित गर्भधारण आदि शामिल है। OCSEA पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर भी एक नजर डालते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000। इस अधिनियम की धाराएं 66E, 67, 67A और 67B में बाल लैंगिक शोषण संबंधी कंटेंट सहित अन्य अश्लील कंटेंट के ऑनलाइन पोस्ट या शेयर करने पर कठोर दंड व जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
आईटी नियमावली 2021 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाल लैंगिक शोषण संबंधी कंटेंट के प्रसार पर अंकुश लगाती है। सीबीआई ने ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषण और दुर्व्यवहार रोकथाम या जांच इकाई स्थापित की है। बाल लैंगिक शोषण संबंधी कंटेंट को हटाने के लिए YouTube इंस्टेंट सेक्सुअल अब्यूज इमेजरी मैच नामक एक ऑटोमेटिक टूल का उपयोग भी करता है। खबर के आखिर में रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों पर भी एक नजर डालते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अनिवार्य रूप से एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जहां बच्चे अपनी परेशानियों और चिंताओं को दर्ज कर सकें। ये तंत्र स्पष्ट, सुलभ व बच्चों के अनुकूल होना चाहिए और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को समय समय पर पारदर्शिता संबंधी रिपोर्ट भी प्रकाशित करनी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। संयुक्त अरब अमीरात को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटाया गया। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की पूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में संयुक्त अरब अमीरात को बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार यानी ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त जिब्राल्टर, बारबाडोस और युगांडा को भी FATF की ग्रे सूची से हटा दिया गया है। इस बैठक में केन्या और नामीबिया ग्रे लिस्ट में शामिल किए गए हैं। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले बात करते हैं FATF के बारे में। ये एक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 द्वारा की गई थी। इसे मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए 1989 में स्थापित किया गया था। 2001 में इसके कार्यों का विस्तार करते हुए इसे आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने का काम भी सौंप दिया गया था। मूल रूप से निश्चित शर्तों के तहत काम करने के बाद 2019 से FATF को एक ओपन एंडेड मैंडेट प्राप्त हुआ था। भारत सहित इसके 37 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन इसमें शामिल हैं। भारत इसमें 2010 में 34वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और FATF की ब्लैक और ग्रे लिस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण TF तंत्र से निपटने के लिए कमजोर उपाय करने वाले देशों को सूचीबद्ध करता है। ये उन्हें सार्वजनिक रूप से 2 दस्तावेजों में सूचीबद्ध करता है। पहला है ब्लैक लिस्ट या उच्च जोखिम वाले देश, जहां कार्रवाई की आवश्यकता होती है। ये उन देशों की सूची है जिन्हें FATF धन शोधन, आतंकवाद के वित्त पोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण से निपटने के वैश्विक प्रयास में सहयोग नहीं करने वाला मानता है। और दूसरा है ग्रे लिस्ट। ये उन देशों की सूची है जो धन शोधन, आतंकवाद के वित्त पोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण को रोकने के लिए अपनी शासन व्यवस्था में रणनीतिक कमियों को दूर करने में विफल रहते हैं। वर्तमान में FATF की ब्लैक लिस्ट में केवल 3 देश शामिल हैं। ये देश हैं डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ईरान और म्यांमार। भारत के लिए UAE को ग्रे लिस्ट से हटाने का क्या महत्व है, इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इससे भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFCs में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2021 में एक सर्कुलर जारी करके कहा था कि ऐसे क्षेत्राधिकार जो FATF के नियमों का अनुपालन नहीं करते हैं, वहां से NBFCs में किए जाने वाले निवेश को FATF के नियमों का अनुपालन करने वाले क्षेत्राधिकार से किए जाने वाले निवेश के समान नहीं माना जाएगा। इतना ही नहीं, इससे UAE में कार्यरत वित्तीय संस्थानों और व्यक्तियों के लिए अनुपालन लागत व वित्त पोषण लागत में कमी भी आएगी। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है यूक्रेन। इस देश की राजधानी है कीव। रूस ने दावा किया है कि उसने पूर्वी यूक्रेन के शहर अवदीवका से यूक्रेन की सेना हटने के बाद उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है। चलिए इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर एक नजर डालते हैं। ये यूरोपीय महाद्वीप के पूर्वी भाग में अवस्थित है। इसकी सीमा उत्तर में बेलारूस, पूर्व में रूस, दक्षिण पश्चिम में मोल्दोवा और रोमानिया तथा पश्चिम में हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड से लगती हैं और सुदूर दक्षिण पूर्व में केर्च, डलजमरू मध्य यूक्रेन और रूस को अलग करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केर्च जलडमरू मध्य आजोव सागर को काला सागर से जोड़ता है। इस देश की जल निकाय आजोव सागर और काला सागर है।
आखिर में इस देश की भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। इस देश की प्रमुख नदियां हैं नीपर, नीस्टर, डैन्यूब आदि। सबसे ऊंची चोटी है माउंट होवरला और यहाँ की जलवायु मुख्य रूप से शीतोष्ण है। बुलेटिन के आखिर में अब रुख करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने की अनुमति दी है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में चीन के नेतृत्व वाले इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट्स एग्रीमेंट प्रस्ताव का विरोध किया है। आर्मेनिया ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO से अपनी भागीदारी वापस ले ली है। इसकी उत्पत्ति 1992 में ताशकंद में हस्ताक्षरित एक संधि से हुई थी। नए शोध के तहत काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पराग तथा बिना पराग वाले फेलिनोमॉर्फ्स के लिए एक आधुनिक एनालॉग विकसित किया गया है। ये एनालॉग किसी क्षेत्र के अतीत की वनस्पति और जलवायु को समझने में मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कच्छ की खाड़ी में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। यह भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। इसके फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल लगे हुए हैं। इससे 1 मेगावाट बिजली पैदा होती है। G33 समूह ने 13वें WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन से पूर्व कृषि व्यापार पर प्रगति का आह्वान किया है। इस समूह में 47 देश शामिल हैं। इसे कृषि में फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है। धर्म गार्जियन ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हाल ही में इसके 5वें संस्करण का आयोजन राजस्थान में आरंभ हुआ है। यह भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच आयोजित होता है। 24 फरवरी की पूर्णिमा वाले चंद्र को हंगर मून या स्नो मून या स्टॉर्म मून आदि नाम दिए गए थे। फरवरी माह की पूर्णिमा को चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया नहीं पड़ी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के तल से 5 डिग्री झुकी हुई थी। इसके कारण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी एक सीधी रेखा में नहीं थी। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।